बैंकिंग में चौथे चैप्टर में आज बात करते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में दूसरा साख-पत्र, दूसरी प्रकार का साख-पत्र विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज। भारतीय विनिमय 7 विलेख अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञापत्र है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा लिखने वाला किसी व्यक्ति को आज्ञा देता है कि मैं निश्चित धनराशि का भुगतान उसे अथवा किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञानुसार अथवा विपत्र के वाहक को मांगने पर तथा एक निश्चित अवधि के समाप्त होने पर कर दे। तो इस परिभाषा के अर्थात पर हम ये कह सकते हैं कि विनिमय विपत्र एक शर्त रहित लिखित आज्ञापत्र होता है। लेनदार इसका लेखक होता है तथा स्वीकार करने वाला देनदार होता है। निश्चित धनराशि तथा अवधि का वर्णन होता है। इसमें मूल प्राप्त शब्द लिखे जाते हैं जिसका अर्थ होता है विपत्र में माल या सेवा प्रदान करने के बदले लिखा गया है, मतलब कोई सेवा या माल प्राप्त हो गया है, उसका मूल्य प्राप्त हो गया है, इसलिए उसका पैसा प्राप्त करने के लिए ही यह लिखा जाता है। यह स्टाम्प पेपर पर सादा कागज़ पर टिकट लगा कर लिखा जाता है। या तो स्टाम्प पेपर पर लिखा जाएगा या सादा कागज़ पर टिकट लगा कर लिखा जाएगा। उधार बेचने वाला अर्थात जो माल उधार बेच रहा है, जिसको हम लेनदार कह सकते हैं, वो लेखक होता है या उसको हम आहर्ता भी कह सकते हैं। स्वीकारकर्ता अथवा देनदार, जिसको पेमेंट देना होता है, वो यहाँ स्वीकार करता है और वही कहलाता है आहर्ती। बैंक इस बिल का भुगतान करता है आहर्ता को, यानी कि लेखक को, लेनदार को। अगर उसको आवश्यकता है लेनदार को तो वो बिल को समय से पूर्व भुगतान बैंक से ले सकता है, उस विनिमय पत्र को गिरवी रखकर। तो तीन पक्षकार हो गए, यानी कि जो उधार बेचने वाला है वो लेनदार है, वही इसका लेखक होगा और वह अदाता कहलाएगा, आहर्ता कहलाएगा, ड्रॉवर कहलाएगा। स्वीकारकर्ता यानी कि जिसने माल खरीदा है और जो ये स्वीकृति दे रहा है इस विनिमय विपत्र पर, वो कहलाएगा देनदार या आहर्ती, यानी कि ड्रॉई। बैंक इस विपत्र का भुगतान करता है आहर्ता को, यानी कि उसको कहते हैं हम अदाता, पेमेंट करने वाला। आहर्ता कौन था? लेनदार, जिसने उधार माल बेचा था। अगर उस लेनदार को कुछ पैसे की आवश्यकता पहले, यानी कि समय अवधि से पहले है, तो ऐसी स्थिति में वो इस विनिमय विपत्र को बैंक के पास गिरवी रख सकता है और उसमें जो राशि वर्णित है उस राशि पर वो लोन की तरीके से उसको ले सकता है। बैंक समय आने पर बैंक उसका पेमेंट जिसने इसकी स्वीकृति दी थी उससे प्राप्त कर लेता है। बैंक इसके लिए उतनी दिनों का बैंक चार्जेज, यानी कि बैंक ब्याज के रूप में उसको काट लेता है। जब वो उसको पेमेंट करता है लेखक को, तो उसको उसमें से वो रकम में से अपनी ब्याज, जितने टाइम के लिए वो ले रहा है पैसा उधार, उतने टाइम का पैसा काट लेता है। विनिमय विपत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग क्या मतलब? जो प्रयोग होता है उसके आधार पर। तो 2 प्रकार के प्रयोग होते हैं इसमें, व्यापारिक विपत्र या अनुव्यय विनिमय विपत्र। व्यापारिक का मतलब है जहाँ व्यापार में विपत्र चल रहा हो, व्यापार में प्रयोग हो रहा हो। जैसे मान लो कोई लेन देन कर रहा है खरीद बेच का, तब वो एक दूसरे पर विपत्र लिख रहे हों, विनिमय विपत्र लिख रहे हों, तो वो कहलाता है व्यापारिक विनिमय विपत्र। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। सामान, यानी कि माल बेचने के बदले में आप विपत्र लिख सकते हो और जिसको बेचा है माल उससे स्वीकृति प्राप्त कर सकते हो। एक होता है प्रलेखीय विपत्र। प्रलेखीय विपत्र से मतलब है जिस स्वीकृति वाले विपत्र जिनमें हमने स्वीकृति दी है, जिन विपत्रों की हमने स्वीकृति दी है, वो कहलाएंगे स्वीकृति वाले विपत्र। यानी कि हमने भी किसी से माल खरीदा और हमने भी जिस व्यक्ति से माल खरीदा उसने हमारे ऊपर विनिमय पत्र लिखा और उसे हमने स्वीकृति दे दी कि हम पेमेंट समय के बाद कर देंगे,
दूसरा होता है भुगतान वाले विपत्र। भुगतान वाले विपत्र का मतलब जिन्हें हमें भुगतान मिलना है, यानी कि जिन पर हमने स्वीकृति अन्य को जिस व्यक्ति को माल भेजा उससे स्वीकृति प्राप्त कर ली है, तो वो कहलाते हैं भुगतान वाले, जिनका हमें भुगतान मिलना है। तो दो बात समझिए, पहले के विपत्र दो प्रकार के हो सकते हैं, स्वीकृति जिन पर हमने स्वीकृति दी है, ठीक है, और भुगतान वाले विपत्र का मतलब होता है जिससे हमें भुगतान प्राप्त होना है। अवधि के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, दर्शनीय विनिमय विपत्र और मुद्दती विपत्र। दर्शनीय विपत्र में कोई अवधि निश्चित दी हुई नहीं होती है, केवल इतना फर्क है। मुद्दती में उसमें अवधि दी होती है, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन। अगर इस तरह कोई विपत्र में यह अवधि का विवरण दिया हुआ तो उसका मतलब उसको विपत्र को कहेंगे हम मुद्दती विवरण। और अगर उसमें कोई भी खाली केवल प्राप्त मूल्य के बदले में पैसे देने हैं, ऐसा अवधि नहीं लिख रही है, तो वो कहलाएगा दर्शनीय विनिमय पत्र। तीसरा प्रकार है स्थान के आधार पर। दो प्रकार के होते हैं, देशी विनिमय पत्र और विदेशी विनिमय पत्र। देशी विनिमय पत्र कौन सा होता है? ऐसा विपत्र जो भारतीय विनिमय विलेख्य अधिनियम के अनुसार लिखा व स्वीकृत किया गया हो, यानी कि भारतीय विनिमय की शर्तों के अनुसार ही उसको लिखा गया हो और स्वीकृत भी किया गया हो, तथा भारत के बाहर या भारत में भुगतान किया जाए, चाहे वो भारत के बाहर भुगतान किया जाए चाहे भारत के अंदर भुगतान किया जाए, लेकिन भारतीय विनिमय विलेख के अधिनियम के अंतर्गत अगर उसको लिखा गया तो वो देशी विनिमय विपत्र कहलाएगा। दूसरी स्थिति है विदेशी विनिमय पत्र। विदेशी विनिमय पत्र का मतलब है ऐसा विपत्र जो विदेशी ने भारत में लिखा हो किंतु भुगतान विदेश हो, यानी कि ऐसा NRI, अगर कोई NRI है मतलब विदेशी व्यक्ति है, उसने भारत में ही लिखा है किंतु उसका भुगतान विदेश में हो रहा हो, तो ये ऐसी स्थिति में हम वो कहलाएगा विदेशी विनिमय पत्र। भारत, तो इसमें दो लक्षण हमें पता लगते हैं, भारत के बाहर लिखा गया हो किंतु भारत में दे हो, यानी कि भारत में उसका भुगतान हो, लिखा गया हो कहीं भी भारत के बाहर लेकिन भुगतान भारत में हो रहा हो। दूसरा, भारत के बाहर लिखा गया किंतु विदेश में ही दे हो, भारत के बाहर ही लिखा गया और भारत के बाहर ही उसका पेमेंट हो रहा हो, तो हम उसको कहेंगे विदेशी विनिमय विपत्र। सीधा सीधा ऐसा है, भारत के बाहर लिखा गया किंतु भारत में दे, अगर लिखा गया भारत के जो भारत के बाहर का रहने वाला उस व्यक्ति ने लिखा लेकिन पेमेंट उसका भारत में हो रहा तो वही विदेशी विनिमय विपत्र कहलाएगा। और अगर भारत के बाहर लिखा गया और पेमेंट भी उसका व्यवहार ही हो रहा है तब भी वो विदेशी विनिमय विपत्र लिखा कहलाएगा। वो आप बात आती है भुगतान के आधार पर विपत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राप्त विपत्र और देय विपत्र। जो हमने प्रलेखीय विपत्र की बात की थी वही है भुगतान के आधार पर भी, उसी को हम भुगतान के आधार पर विपत्र कह सकते हैं। प्राप्त विपत्र का मतलब होता है बिल रिसीवेबल, BR। तो लेनदार को प्राप्त स्वीकृतियाँ अर्थात जिन विपत्रों से रकम प्राप्त होनी है वो कहलाते हैं प्राप्त विपत्र। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को माल बेचा तो ऐसी स्थिति में हमने उस पर एक विपत्र लिखा कि वो इतना पेमेंट इतने समय अवधि के बाद कर देगा और उस व्यक्ति ने उस विपत्र पर अपनी स्वीकृति दे दी, हाँ मैं ये काम इतने दिनों बाद कर दूंगा, ये पेमेंट इतने दिनों बाद कर दूंगा। ऐसे विपत्र कहलाते हैं प्राप्त विपत्र। दूसरा होता है देय विपत्र। देय विपत्र का मतलब होता है जहाँ हमें भुगतान करना होता है, जहाँ यानी कि हमने जहाँ स्वीकृति दी होती है वो कहलाते हैं देय विपत्र, जिसको कहते हैं बिल पेबल, BP। वे स्मृत विपत्र जिनके लिए स्वीकृति दी गई है अर्थात जिनका भुगतान हमें करना है वो कहलाते हैं देय विपत्र। ठीक है, क्लियर हुई होगी बात। आगे अब तीसरी प्रकार का बात करते हैं प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है? भारतीय विनिमय साध विलेख अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जो परिभाषा दी गई वो ये है, एक लिखित विलेख तथा शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को वर्णित धनराशि का वाहक भुगतान करेगा। यानी कि एक लिखित विलेख है, शर्त रहित प्रतिज्ञा है जो किसी व्यक्ति विशेष को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को जो राशि उसमें वर्णित की गई है उस वाहक को दे देगा जिसको वो लेकर आया है।
जिस प्रतिज्ञा पत्र को जो व्यक्ति लेकर आया है उस भाग को उस व्यक्ति को भुगतान कर देगा। अब इसमें क्या दो बातें निश्चित निकलती हैं। यह ऋणी द्वारा भुगतान करने का वचन देता है। जो लेखक जो ऋणी है यहाँ पर वो कौन देगा, यहाँ पर देगा लेखक जो ऋणी होगा, यानी कि जिसको भुगतान करने का वचन देना ही। विनिमय विपत्र में क्या हो रहा था, जिसने माल बेचा था वो लिख रहा था और जिसने माल खरीदा था वो स्वीकृति दे रहा था। यहाँ प्रतिज्ञा पत्र में उल्टा होगा, जहाँ जिस व्यक्ति ने माल खरीदा था वो प्रतिज्ञा लिख के देगा कि मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। जिस व्यक्ति ने माल खरीदा होगा वो अगर प्रतिज्ञा लिख के दे रहा है किसको, जिसको ऋणी को, अपने ऋणी को, यानी कि जिसने उसको उधार माल दिया था उसको अगर वो लिख कर दे रहा है कि मैं 2 महीने बाद आपको इतने रुपए का पेमेंट कर दूंगा या आपके किसी व्यक्ति विशेष को कर दूंगा या आपके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को कर दूंगा या जो इसको लेकर आएगा उसको भुगतान कर दूंगा, इस ऐसे वो कहते हैं हम प्रतिज्ञा पत्र। अब दूसरी बात इसमें आई, भुगतान पाने वाला व्यक्ति अदाता पेयी कहलाता है, यानी कि जो भुगतान प्राप्त करता है वो कहलाता है आदाता पेयी, यानी कि जिसने माल उधार दिया था वह भुगतान पाएगा, इसलिए उसको कहलाता है आदाता। प्रतिज्ञा पत्र और विनिमय पत्र में अंतर समझ में आ गया। विनिमय पत्र में जिस व्यक्ति ने माल बेचा था वो उसको लिखता है और जिसने खरीदा था वो उसको स्वीकृत करता है, उस पर स्वीकृति देता है। प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर होगा, जिस व्यक्ति ने माल खरीदा था वो उस व्यक्ति के वो एक वचन देगा कि मैं उपरोक्त वर्णाती निर्धारित अवधि के बाद आपके कहने आपको या आपके कहने अनुसार किसी व्यक्ति को या जो प्रतिज्ञा पत्र लेकर आएगा वाहक उसको भुगतान कर देगा निश्चित अवधि के बाद, ये कहलाता है प्रतिज्ञा पत्र। चौथी चीज़ आती है साख पत्र में हुंडी। हुंडी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के हुंड शब्द से हुई है। हुंडी एक ऐसा साक्ष्य पत्र है जिसका लेखक किसी दूसरे व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार अन्य को भुगतान का आदेश। हुंडी एक ऐसा साक्ष्य पत्र है जिसका लेखक किसी दूसरे व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को भुगतान का आदेश देता है। यह भारतीय, पहली बात तो ये बातें होगी, ये भारतीय भाषाओं में लिखी होगी, यानी कि इन भारतीय प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय पत्र कह सकते हो इसको। सीधा बिल्कुल भारत में प्रयोग होने वाला प्रतिज्ञा पत्र या विनिमय पत्र कह सकते हो। इसको हम प्रतिज्ञा पत्र ही कहें तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि यह जो लेखक लिखेगा वो किसी दूसरे व्यक्ति को यह आदेश दे देगा कि वो जिस व्यक्ति के पास ये हुंडी है उसको पेमेंट कर दे या कि उसके आदेश अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान कर दे। और उसके बाद जैसे मान लीजिए आगरा में कोई व्यवसायी बैठा है और उसको भुगतान करना है अलीगढ़ में, तो उसने आगरा के व्यक्ति को अलीगढ़ के किसी व्यक्ति को एक आज्ञा लिख के दे दी कि आप जिस व्यक्ति के हाथ में हुंडी है उसको इतने पैसे का भुगतान कर दो। तो इस चीज़ को कहते हैं हुंडी। सबसे पहली बात ये भारतीय भाषाओं में लिखी होगी। इष्ट देव, आदर सूचक तथा दुगनी रकमें इसमें लिखी जाती हैं, यानी कि जब अगर 2000 रुपये की रकम दिलवानी है तो आप उसमें 4000 की रकम का उल्लेख किया जाता है। इसको कहते हैं हुंडी। ठीक है, तो हुंडी का अर्थ है वो, अब ज़रूरी नहीं है वो लेनदार और देनदार हो, दोनों में हो सकता है वो किसी अन्य, मान लीजिए आगरा, इसमें स्थिति ऐसी आती है जैसे आगरा का कोई व्यवसायी है और वो अलीगढ़ के व्यवसायी से लेन देन करता है। आगरा वाले ने माल भेजा अलीगढ़ वाले को, अब अलीगढ़ वाले को उसका पेमेंट देना है, तो वो और आगरा से कोई व्यक्ति आ रहा है लेकिन पैसा साथ में मिल नहीं लाना चाह रहा, तो वो क्या कहता है, उसके पास उतने पैसे जमा कर दिए, मान लो 2000 रुपये उसे लेने हैं, 2000 रुपये का पेमेंट वो लेकर आ रहा है, तो वो उसने वहाँ पैसे उस व्यक्ति को जमा कर दिए। उसने जिस
जिस व्यक्ति ने लेन देन किया था अलीगढ़ वाले व्यवसायी से, उसने अलीगढ़ वाले व्यवसायी के ऊपर हुंडी लिख दी कि भाई इसको तुम इतना पेमेंट कर देगा। बस उसमें फ़र्क ये होगा कि अगर 2000 का पेमेंट कराना है तो हुंडी में बिल का अमाउंट लिखेगा 4000 और अपने इष्ट देवता का नाम लिखेगा आदत सूर्य। यानी कि ये पूरी तरह से भारतीय विनिमय पत्र हम इसको कह सकते हैं।